हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे उसकी माँ। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में लेखक ने भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं के बलिदान को दिखाया गया है। देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो शहीद हो गए। और ये कहानी उस जमाने की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। जो अंग्रेज थे वो भारत पे उन्होंने गुलामी कर ली थी और भारत के लोगों पे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और नए नए नियम बनाते थे और भारत के लोगों को वो कमज़ोर करते थे, भारत के लोगों को वो दबाते चले जा रहे थे और भारत के लोगों पे वो इतना अत्याचार और जुल्म कर रहे थे। और जो भी इंसान इस अत्याचार के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ बोलता था तो वो उसे जेल में डाल देते थे, उसको सजाएं देते थे, उस पर अत्याचार करते थे और उसको शहीद भी कर देते थे, तो उसे फांसी पे चढ़ा देते थे। तो इतना ज़्यादा जो था बुरी हालत हो गई थी। लेकिन जो हमारे देश के युवा थे वो बहुत ही ज़्यादा जोशीले थे, वो इस अत्याचार को और गुलामी को नहीं सह सकते थे। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो भारत के युवा हैं वो अत्याचार को, गुलामी को नहीं सह सकते और इसलिए वो उन्होंने विद्रोह किया। और इस कहानी में दिखाया गया है कि जैसे देशवासियों की उन्होंने हालत देखी कि वो कितने ज़्यादा ख़राब उन्होंने कर दी थी अंग्रेज़ों ने, और इस हालत का जो जिम्मेदार था वो अंग्रेज़ी सरकार को ठहराते थे। इसलिए युवाओं ने ये प्रण लिया कि वो इस सरकार को, अंग्रेज़ सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और इसलिए वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करते थे। तो इस कहानी में उन्होंने ये युवाओं के विद्रोह को दिखाया, युवाओं के बलिदान को दिखाया और उनकी कुर्बानी को दिखाया। तो इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि इन युवाओं से भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा बलिदान दिया है वो ये युवा नहीं बल्कि इनकी माएँ हैं, इन शहीदों की माएँ हैं, जो उन्होंने इन युवाओं से भी सबसे बड़ा बलिदान दिया है। क्योंकि जब उनके बच्चे उन्होंने देखे अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए तो वो शायद उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था और ऐसे हज़ारों लाखों युवाओं को शहीद किया गया और उन्होंने इस भारत माँ की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी उसकी माँ है। तो ये सारी माँओं के लिए कहानी है जिन्होंने अपने बेटे को इस देश के लिए कुर्बान किया। और इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि जो युवा है वो अत्याचार और गुलामी को नहीं सहते और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के दम रखते हैं, विद्रोह करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी पुरानी पीढ़ी थी उस ज़माने में, अधेड़ जो उम्र के लोग थे, जो काफ़ी बुद्धिजीवी थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के तलवे चाटते थे अपनी फ़ायदे के लिए, अपने सुविधा के लिए, क्योंकि उन पर इतना पैसा था। अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते तो उन्हें डर था कि उनकी ज़मीनें, उनकी जायदाद चली जाएगी और उनको जेल में डाला जाएगा, उनको तकलीफ़ें और यातनाएं दी जाएंगी। तो अपने फ़ायदे के लिए ही वो क्या करते थे, सरकार के साथ में रहते थे और इन बेचारे जो इन युवाओं का साथ वो नहीं देते थे, देश की आज़ादी का साथ वो नहीं देते थे। तो कहानी हमारी शुरू होती है। अब जो कहानी में मेन जो लीड है वो है माँ का। तो इस कहानी में जो माँ बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, माँ जो है इस सब के बीच खड़ी है। माँ इतनी लाखों कोशिशें करती हैं अपने बेटे को बचाने की, वो तो बस ये चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो सही रहे, हिफाजत से रहे और सही रहे। लेकिन इतनी लाखों कोशिशों के बाद वो अपने बेटे को जो सरकार के चंगुल से नहीं बचा पाती। तो ये पूरी कहानी स्वतंत्रता आंदोलन और माँ की ममता को इसमें दिखाया गया है। तो कहानी हमारी शुरू होती है जिसमें दोपहर का टाइम होता है और जो हमारे लेखक हैं वो अपने घर की लाइब्रेरी में होते हैं और वो कोई किताबें निकाल के पढ़ने की सोच रहे होते हैं। तभी इतने में बाहर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। नौकर अंदर आता है और आने वाले का कार्ड जो है लेखक को देता है। अब जब लेखक वो कार्ड देखते हैं तो वो एकदम से घबरा जाते हैं। कार्ड पर शहर की पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था और तभी वो पुलिस ऑफिसर अंदर आता है। हाथ मिलाकर जो है वो उसे कुर्सी पे बिठा देते हैं, उस पुलिस ऑफिसर को। अब पुलिस ऑफिसर लेखक को एक तस्वीर दिखाते हुए पूछते हैं कि आप क्या इसे पहचानते हैं? अब लेखक कहते हैं जी हाँ, लाल, इसका नाम लाल है। पुलिस ऑफिसर कहता है ये कहाँ रहता है? लेखक कहते हैं मेरे बंगले के ठीक सामने 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वो
लाल अपनी बूढ़ी माँ जानकी के साथ रहता है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है कोई और नहीं है क्या इसके परिवार में। अब लेखक कहते हैं कि 7-8 साल हुए लाल के पिता का देहांत हुए हुए। उनका नाम राजनाथ था। वो मेरे यहाँ जमींदारी के मैनेजर रहे हैं, यानी मेरा काम जमींदारी का है, मेरी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो मेरे मैनेजर रहे हैं। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपए जमा कर गए थे, जिससे अब तक उन माँ बेटों का खर्च चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी माँ को आशा है कि वो 2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर माफ़ कीजिए, आप इसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, मगर आप इतना समझ लें कि ये सरकारी काम है, ये बहुत ही पेचीदा केस है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ना इस परिवार से ज़रा सावधान रहें और दूर रहें। अब जो है एक दिन क्या होता है, लेखक जो है वो लाल की माँ जानकी को बुलाकर समझाते हैं और वो उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा बेटा लाल आजकल कैसी हरकतें कर रहा है। अब जानकी कहती है क्या बात है बाबूजी, मैंने तो उसे कोई भी बुरा काम करते हुए नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती, ज़रूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। अब उतने में ही माँ माँ पुकारता हुआ लाल भी वहीं पे आ गया और उसने जो है लेखक को नमस्कार किया और अपनी माँ से कहा, अरे तुम यहाँ हो, चलो घर चलो, मेरे कई मित्र आए हैं, उन्हें कुछ बनाकर खिला दो, फिर हम सारे मित्र घूमने जाएंगे। इतने में जानकी बोली, अरे देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। अब लाल लेखक से बोलता है कि क्या बात है चाचा जी, मैंने क्या अपराध किया है। अब लेखक कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथी बन गए हो, तुम सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो और ऐसे लोग क्या तुम साथ दे रहे हो और ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं। तो अब जो है लाल कहता है आपने गलत सुना है चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं हूँ। अब लाल आगे कहता है कि हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र ज़रूर हैं, मेरे विचार थोड़े अलग हैं, मैं ज़रूरत बेज़रूरत जिसके सामने उबल जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे इस देश की बुरी हालत मैं नहीं देख सकता, इतनी ज़्यादा दुर्व्यवस्था है, इतना हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ये सरकार हमारे लोगों पे इतना अत्याचार कर रही है और इस सब को देख के मेरा जी खौल जाता है और मेरा मन विद्रोह करने का करता है। तो मैं ये सब ऐसे नहीं देख सकता और जब भी मैं देखता हूँ तो मैं इस बारे में बोलता हूँ और चाहे जो कुछ भी हो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। तो अब लेखक कहते हैं तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो, इसके बाद तुम्हें नौकरी करनी होगी, तुम्हें अपने परिवार और देश का नाम ऊंचा करना होगा। पहले तुम्हें अपने परिवार, अपने घर के बारे में सोचना होगा, अपने घर का भला करना होगा, तब तुम सरकार के सुधार के बारे में सोचना, अभी नहीं। तो अब जो है वो लेखक जो लाल है वो कहता है कि चाचा जी माफ़ कीजिए, मैं इस बारे में आपसे विवाद नहीं करना चाहता, यानी जो दोनों के बीच में थोड़ी सी उलझन सी हो गई थी। वो कहता है कि आप बड़े हैं तो मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। वो कहता है चाचा जी मैं और आप दो अलग सोच वाले इंसान हैं, आप कट्टर राजभक्त हैं, मैं कट्टर राज विद्रोही, यानी आप इस सरकार के साथ हैं। भले ही आप देख रहे हैं कि ये सरकार कितने अत्याचार कर रही है हमारे भारत के लोगों पर और हमें गुलाम बना के रखा है, लेकिन फिर भी आप इसको कट्टरता से इस सरकार का आप साथ दे रहे हैं, अंग्रेज़ों का, आप राजभक्त हैं। लेकिन मैं कट्टर राज विद्रोही हूँ। ये सरकार जो भी हमारे लोग के साथ कर रही है, हमें गुलाम बना के रखा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसका विद्रोह तब तक करता रहूँगा और करता ही रहूँगा जब तक ये सरकार में उखाड़ के नहीं फेंक देता। अब जो है जानकी भी वहाँ पे खड़ी थी, उसकी माँ, वो बोली अरे तुम दोनों जो है बातें करो, मैं जाती हूँ। अब जानकी लेखक से कहती है कि बाबूजी समझा दो, आप ही समझा दो इसे, मैं तो खुद कुछ नहीं जानती, मैं इसे क्या समझाऊंगी। अब लाल की ओर वो देखती हैं कि कहती हैं कि कह देखो चाचा जी जो कह रहे हैं मान जा बेटी, ये तेरे भले के लिए ही तो कह रहे हैं, और वो चली जाती है। अब जो लेखक है वो सब के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो कोई भी विपत्ति और परेशानी लाल और लाल की माँ के ऊपर आए, क्योंकि वो सरकार को जानता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें धमकी और चेतावनी दी है कि इससे दूर रहो, यानी ये कुछ खतरे का काम कर रहा है, यानी सरकार इसे किसी भी चीज़ में फंसा सकती है। अब फिर जो लेखक
ने लाल से कहा कि तुम कमज़ोर हो, तुम पंगा लेने जा रहे हो जिससे वो बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मिट्टी में मिला के रख देंगे, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब लाल कहता है चाचा जी, जो बना है उसे नष्ट तो होना ही है, ये नियम है। जो संवारा गया, वो जो एक इंसान जो पैदा हुआ, उसे मरना तो है ही। हम कमज़ोरी के डर से हम अपना काम नहीं, हमें रोकना चाहिए। अच्छा काम करने के लिए हमें मजबूत होना होगा, हमें लोगों की मदद करनी है, सत्याचार को रोकना है, हमें विद्रोह करना है, तो हमें डर के नहीं रहना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। अब लेखक बोले तो तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगा भारत की भलाई के लिए। तो लेखक कहते हैं षड्यंत्र करोगे, विद्रोह करोगे? वो कहता है हाँ। और लेखक कहते हैं हत्या करोगे? वो कहता है हाँ हाँ, यानी वो चाचा को चुप कराने के लिए हाँ हाँ कह देता है। अब वो कहते हैं बेटा तुम्हारा दिमाग ना जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ गया है, ज़रा तुम सावधान रहो। अब एक दिन लेखक की पत्नी और लाल की माँ बैठी बातें कर रही थी, तो लेखक भी वहाँ पे पहुँच गए और लाल की माँ से बोले, क्यों लाल की माँ, लाल के साथ किस तरह के लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? अब वो कहती है मैं क्या जानूँ माबू, मगर ये सब भी मेरे लाल की तरह मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो सब लापरवाह हैं, इतना हंसते हैं, इतना गाते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं। तो लेखक पूछता है वो कैसी बातें करते हैं? अब लाल की माँ कहती है कि वो तो लाल की बैठक में बैठते हैं और कभी कभी जब मैं उन्हें खाना देने जाती हूँ तो वो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से वो सब मुझे माँ कहते हैं, और ये देखकर, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उनमें से लड़का तो बड़ा ही हंसोड़ है, यानी वो बड़ी हंसी मजाक की बातें करता है। और उसी लड़के ने मुझसे कहा था एक दिन कि माँ तू तो ठीक भारत माँ सी लगती है, तू बूढ़ी है, भारत माँ भी बूढ़ी है, तेरा सिर हिमालय, यानी जो हिमालय है उसमें बर्फ पड़ी रहती है, वो सफ़ेद रहता है, तो तुम्हारे बाल जो सफ़ेद रहते हैं बिल्कुल हिमालय की बर्फ़ की तरह लगते हैं। माथे की दोनों रेखाएं गंगा और यमुना, ये नाक विंध्याचल, थोड़ी कन्याकुमारी और छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं वो पहाड़ और नदियाँ, और तुम्हारे बाल जो साइड से आते हैं वो बिल्कुल बर्मा लगते हैं। अब लेखक बोले अच्छा वो कुछ और भी बातें करते हैं जैसे लड़ने की, झगड़ने की, गोली, बंदूक? तो वो कहती है, लेखक की लाल की माँ कहती है वो तो सभी तरह की बातें करते हैं बाबूजी, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ी है, सब जवान है, लापरवाह है, जो मुंह में आता है बकते हैं, कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीने भर पहले एक लड़का एक कह रहा था कि लड़कों को ना सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी है कि या वो यूं ही गप मार रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि पुलिस वाले केवल संदेह पर सीधे साधे इंसानों के बच्चों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उन्हें सताते हैं और अत्याचार करते हैं। ऐसे ही अनसन बातें करते हैं बाबूजी, जहाँ पे चार छोरे इकट्ठा हो वहीं ये सब चर्चा। अब वो कहते हैं ये बहुत बुरा है लाल की माँ। अब क्या हुआ, एक बार लेखक जो थे वो जमींदारी के काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गए थे। अब लौटकर उन्होंने देखा, जैसे ही वो अपने बंगले में घुसे तो उन्होंने देखा कि लाल के घर एक सन्नाटा सा छाया है। अब जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। कल पुलिस ने लाल का घर घेर लिया था, 12 घंटे तक तलाशी हुई, लाल और उसके 13 साथी सभी को पकड़ लिया गया। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली हैं। लाल के यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और खत पाए गए हैं। उन पर हत्या, षड्यंत्र और सरकारी राज्य उलटने की कोशिशों के अपराध लगाए गए हैं। अब लेखक कहता है बूढ़ी जानकी कहाँ है? तो जानकी, वो कहती है, उनकी वाइफ कहती है कि जानकी मेरे पास आई ही नहीं, मैंने उसे बुलवाया था और बुलवाने पर भी वो नहीं आई। नौकर से कहलाया कि पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो बच्चे हवालात में मुरझा जाएंगे। अब इसके बाद मुकदमा 1 साल तक चला। वकीलों ने उन लड़कों पर ना जाने कैसे बड़े बड़े आरोप लगाए, जैसे कि इन लड़कों ने सीक्रेट ग्रुप्स बना रखे हैं और पैसों के लिए ये डाके डालते हैं और सरकारी अधिकारियों के यहाँ या रात में
चोरी करके हथियार इकट्ठे करते हैं और हथियार उन्होंने चोरियां कर करके इकट्ठे किए और पुलिस दरोगा और पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी इन्होंने जान से मार डाला। और ये सारी बातें सरकार की ओर से बताई गई थी और ये बताया गया था कि ये बिल्कुल पक्की बातें हैं, यानी सरकार ने इन सब चीज़ों की पुष्टि की है। अब जो इधर बेचारे लड़कों का साथ कोई भी नहीं दे रहा था सरकार की डर की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी पावरफुल थी, इन बेचारे बच्चों को कोई वकील नहीं मिल रहा था। बस इनका साथ इनकी बूढ़ी माँ ही दे रही थी। वही इतनी ज़्यादा परेशानियां झेल रही थी और वो एकदम सूख कर काटा हो गई थी, पूरी कमर झुक गई थी और वो बेचारी जेवर और घर के सारा सामान बेच बेच कर सुबह शाम बच्चों को खाना पहुंचाती थी। और फिर वो वकीलों के यहाँ जा जाकर गिड़गिड़ाती थी, कहती थी ये सब झूठ है, ना जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से बरामद की है। ये लड़की केवल बातूनी है। हाँ, मैं भगवान के चरण छूकर कह सकती हूँ, आप जेल जाकर देखकर आए वकील बाबू, फोन से बचे भला हत्या कैसे कर सकते हैं। जानकी को ये विश्वास था कि ये सब पुलिस की चालबाजी है, पुलिस ने ही इन सब के घरों में खुद ही जाके जो है ये सारी बंदूकें और सारे खत छुपाए हैं और ये पुलिस की चालबाजी है। लेकिन उससे अदालत पर पूरा भरोसा था कि अदालत सच का साथ देगी और अदालत में जब फैसला होगा तो अदालत में बच्चों के हक में ही फैसला आएगा, क्योंकि अदालत सच का साथ देती है और अदालत में बच्चों के हक में फैसला आएगा और वो सब उनके सारे बच्चे बेदाग छूट जाएंगे। मगर उस दिन उस बूढ़ी जानकी की कमर टूट गई जिस दिन हाई कोर्ट ने लाल को और उसके 2 साथी लड़कों को फांसी की सज़ा और बाकी 10 लड़कों को 10 से 7 साल की जेल की सज़ा सुना दी। और जब वो लोग अदालत से बाहर निकले तो बूढ़ी जानकी भी वहीं खड़ी थी। अब बच्चे बेड़ियां डाले मस्ती से बाहर आए। अब लाल ने माँ को देखकर बोला कि माँ तू भी जल्द ही वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर का रास्ता है। माँ एक सांस में पहुँचेगी, वहाँ हम सब आज़ादी से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ाते फिरेंगे। यानी उसके कहने का मतलब था कि हम सब अब मरने जा रहे हैं और शायद अब हम मरने के बाद ही मिलेंगे। अब जब से लाल पकड़ा गया है तब से शहर का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता है। लेखक कहते हैं कि मैं खुद भी बूढ़ी जानकी से सहानुभूति रखता हूँ, उसकी मदद करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने भी बराबर उससे दूरी बनाकर रखी है। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डाले विद्रोही की माँ से नाता रिश्ता रखकर। तो यहाँ पे हम ये बता दें कि लेखक भी खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। बेचारी उनकी माँ अकेली थी और उनका बेटा तो देश की आज़ादी के लिए ही तो गया था। वो कोई वो चोर नहीं था, वो कोई डाकू नहीं था और जितने भी इल्ज़ाम सरकार ने उस पर लगाए थे वो सारे झूठे थे। उन लोगों ने खुद ही इनके घर में सारी चीज़ें रखी थी, पिस्तौल, कारतूस और सारे खत, सब कुछ झूठा ही केस बनाया गया था इन सबको जेल की सज़ा देने के लिए, इनको जेल में डालने के लिए। और ये सब क्रांतिकारी थे, कोई चोर नहीं थे, ये सब देश के लिए काम कर रहे थे, तो ये सबको पता था। लेकिन जो थे वो कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था और अपने फ़ायदे के लिए लेखक नहीं साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ इनके हेल्प करेंगे तो सरकार क्या करेगी, इनको भी जेल में डाल देगी और इनकी जो ज़मीनें हैं, क्योंकि जो लेखक थे वो ज़मींदार थे, तो इनकी ज़मीनें जब्त हो जाएंगी, इनका घर चला जाएगा और इनको भी परेशानी में डाला जाएगा जैसे लाल को डाला गया। इसलिए इस डर की वजह से, स्वार्थ की वजह से, अपने फ़ायदे के लिए वो मदद नहीं करना चाह रहे थे लाल की माँ की। अब एक दिन वो कहते हैं कि मैं अपने घर की लाइब्रेरी में था और वहाँ मैंने किताब निकाली तो उसके पहले ही पन्ने पर जो पेंसिल से लाल के सिग्नेचर थे। अब जैसे ही मैंने लाल के सिग्नेचर देखे मुझे एकदम से वो उसकी याद आ गई पुलिस इंस्पेक्टर की। पहले तो मुझे लाल पे बहुत ज़्यादा प्यार आया कि लाल के मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आया, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने जब वो सिग्नेचर देखे तो मुझे उस पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस सुपरिटेंडेंट की चेतावनी याद आ गई कि इस परिवार से दूर रहना, वरना क्या होगा, नतीजा खतरनाक होगा। यानी वरना अगर ये किताब उनके हाथ लग गई कि ये मेरी किताब है और उस पर उसके सिग्नेचर है तो शायद मुझे कोई मुसीबत में ना डाल दे, मुझे जेल में ना डाल दे। इसलिए वो फटाफट से इरेजर लेके उस सिग्नेचर को मिटाने लगे। तो जैसे वो मिटा रहे थे तो उसी वक्त जो थी जानकी
जो थी वो लाल की माँ उनके कमरे में आई और हाथ में उनके एक खत था। तो उसने वो खत चुपचाप से लेखक को दे दिया बिना कुछ कहे। अब लेखक जो थे वो खत खोल के पढ़ने लग गए। उसमें लिखा था माँ, और ये जो खत था किसका, लाल का था, और ये लाल की आखिरी चिट्ठी थी। माँ, जिस दिन तुम्हें ये खत मिलेगा मैं बाल अरुण की किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जन जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ। माँ, जब तक पवन सांस लेता है, सूरज चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामय गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं तेरे इंतजार में रहूंगा। हम मिले थे, मिले हैं और मिलेंगे, माँ तेरा लाल। यानी वो अपनी माँ को बुला रहा है कि मैं मर चुका हूँ और अब मैं मरने के बाद जब तुम भी वहाँ होगी तो हम दोनों साथ में रहेंगे। यानी वो कह रहा है कि मरने के बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा, हम मिल पाएंगे। अब जो लेखक थी वो पत्र पढ़ने के बाद उनके हाथ एकदम से काँप रहे थे और काँपते हाथों से जो है लेखक कहते हैं कि मैंने वो पत्र लिफाफे में डाला। और लेकिन जो जानकी थी वो ज्यों की तो वो खुली आंखों से वो जैसे आंखें फाड़े वो खड़ी थी। अब हाथ बढ़ाकर उसने वो पत्र मांगा बिना कुछ कहे, और वो बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर चली गई। अब इसके बाद में एकदम धम से कहते हैं लेखक भी कुर्सी पर गिर पड़ा। मेरा माथा एकदम चक्कर खाने लगा था। वो कहते हैं कि लाल के लिए नहीं मैं दुखी हो रहा था और ना ही सरकार की क्रूरता के लिए मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उस बेचारी माँ बूढ़ी जानकारी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे कहानी सबसे ज़्यादा ऊपर जो कहानी में है वो है उसकी माँ यानी लाल की माँ जानकी। तो इतने में वो कहते हैं मैंने नौकर से पूछकर कहा कि देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। अब जब लौटकर जो है नौकर आया, उसने घबराई आवाज में मुझसे कहा कि घर में तो ताला पड़ा है और वो दरवाजे पर पांव पसारे हाथ में चिट्ठी लिए मुंह खोले मरी पड़ी है। हाँ, वो मर गई है, यानी लाल की भाभी मर चुकी है। और अब वो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे जाके। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स।